दशाओं से समायोजन किया है। प्रादेशिक दशाओं से कैसे समायोजन किया है, प्रकृति से कैसे समायोजन किया है, और इस समायोजन की प्रक्रिया उसी को किसके नाम जानते हैं, अनुकूलन के नाम से जानते हैं। तो समायोजन की प्रक्रिया, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं मानवीय अनुकूलन, अनुकूलन की प्रक्रिया। तो मनुष्य ने कैसे अनुकूलन किया है? भाई देखो, प्रकृति समान दशाओं को नहीं दर्शाती है। प्रत्येक क्षण के अनुसार, हर स्थिति के अनुसार समय बदलता रहता है, क्रियाएं बदलती रहती हैं, और समय और क्रियाओं के साथ साथ में मानवीय दशाएं, प्रादेशिक दशाएं, प्राकृतिक दशाएं और सांस्कृतिक भूदृश्य भी बदलता है। तो मनुष्य ने किस प्रकार से प्रकृति के साथ में, प्रकृति प्रदत्त दशाओं के साथ में समायोजन किया है, ऐसे समायोजन या अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन करना भी हमारे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र होता है। और उसके बाद में चलिए बच्चों, पड़ोसी देशों के साथ में कैसे संबंध है, या दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध है। पड़ोसी देशों या क्षेत्रों के साथ संबंध, क्षेत्रों के साथ संबंध एक ही प्रक्रिया भी होती है कि किसी क्षेत्र का या किसी क्षेत्र में रहने वाले मानव का अपने समीपवर्ती क्षेत्र या अपने पड़ोसी देश के साथ में उस मानव का उन मानवों के साथ में कैसा संबंध है। हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, हम जिस भौगोलिक इकाई में रह रहे हैं, उस भौगोलिक इकाई या क्षेत्र के लोगों का दूसरे क्षेत्र की या दूसरे भौगोलिक इकाई में रहने वाले लोगों के साथ में कैसा संबंध, सकारात्मक संबंध है या नकारात्मक संबंध है। अलग अलग स्थितियां होती है। तो ये यदि चीजें देखें कि किसमें शामिल की जाती है, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में शामिल की जाती है। तो ये मानव भूगोल का अध्ययन करने के लिए 6 मेन पॉइंट हैं जिसके तहत पूरा मानव भूगोल समाहित है। और इन 6 पॉइंटों के साथ में पूरी चर्चा करने वाले हैं, ये ही मानव भूगोल है। आप तो ये मान लीजिए कि ये इन चीजों के तहत हम पूरी मानव भूगोल का क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। जैसे पहले पॉइंट की चर्चा करते हैं हम, मानव या जनसंख्या संसाधन। किसी भी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन होता है वो कौन सा होता है, जनसंख्या। बिना जनसंख्या के संसाधनों का कोई महत्व नहीं है। प्रकृति ने बहुत सारी चीजें प्रदान की हैं, लेकिन जब तक उनका मानवीय उपयोग नहीं होता वो संसाधन नहीं बन सकते। तो किसी भी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन तो कौन सा है, जनसंख्या संसाधन। बिना जनसंख्या संसाधन के कुछ भी नहीं कर सकते। और मानव भूगोल के अंदर मानव का ही यानी जनसंख्या का ही अध्ययन किया जाता है। पूरी मानव भूगोल में हम चारों तरफ मानव के इर्द गिर्द घूमते जा रहे हैं। हम जैसे किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन करेंगे, जनसंख्या के साथ साथ में उसके घनत्व का अध्ययन करेंगे, घनत्व के साथ साथ में उसके वितरण का अध्ययन करेंगे, वितरण के साथ साथ में जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन करेंगे, वृद्धि के साथ साथ में जनसंख्या के प्रवास का अध्ययन करेंगे, और उसके साथ साथ में हम जनसंख्या संगठन की चर्चा करेंगे, जनसंख्या संगठन की चर्चा करेंगे, जनसंख्या संगठन की चर्चा करेंगे, जनसंख्या संगठन के साथ साथ में हम धार्मिक संगठन है, धार्मिक के साथ साथ में भाषाई संगठन है, भाषाई के साथ साथ में जातिगत संगठन है, जातिगत के साथ साथ में शैक्षिक। यानी कहने का मतलब है कि सारे जो बिंदु आप देख रहे हैं ये सारे बिंदु जनसंख्या संसाधन से ही संबंधित है। तो ये पहला जो पॉइंट है जनसंख्या संसाधन, ये सारी बिंदुओं को अपने साथ में समायोजित किए हुए हैं और इन सब का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, जनसंख्या संसाधन। दूसरा पॉइंट जो आप देखिए प्राकृतिक संसाधन। देखो संसाधन का मतलब होता है ऐसी सभी वस्तुएं या पदार्थ जो मानव के उपयोग में आते हैं या मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। और प्रकृति ने जो हमें प्रदान किए हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी ऐसे संसाधन जो किसके द्वारा दिए गए हैं, प्रकृति के द्वारा, गॉड गिफ्ट के रूप में दिए हमें अपने आप मिले हैं, उनका अध्ययन किसके अंदर किया जाएगा, प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाएगा। अब कौन कौन से ऐसे संसाधन, जैसे देखिए आपने जल संसाधन के बारे में सुना होगा, आपने वन संसाधन के बारे में सुना होगा, आपने मृदा संसाधन के बारे में सुना होगा, आपने खनिज संसाधन के बारे में सुना होगा। ये सारे के सारे
जो संसाधन है मुख्य रूप से किसमें शामिल किए जाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति ने हमें प्रदान किए वन संसाधन। वनों को भी मुख्य रूप से किसने प्रदान किया है? प्रकृति ने। ये नहीं कहता कि हम पेड़ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वनों का जो विशाल आवरण है वो हमें किसके द्वारा प्रदान किया गया? प्रकृति के द्वारा प्रदान। तो ये सारी की सारी चीजें हैं इसमें शामिल की जाती है प्राकृतिक संसाधन। और मानव भूगोल इन्हीं का अध्ययन करता है, जल का, वन का, मृदा का, खनिज का, और आप देखेंगे इसके देखें ये सारे संसाधन अध्ययन करते हैं। तो मानव भूगोल किसके संदर्भ में? मानव के संदर्भ में। कहाँ वन कट रहे हैं, कहाँ वन बढ़ रहे हैं, पानी की कमी कहाँ है, बाहुल्यता कहाँ पे है, मृदा कहाँ अच्छी है, कहाँ खराब है, मृदा का वितरण कैसा है, उपजाऊ मृदा कौन सी है, अनुपजाऊ कौन सी है, खनिज कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, कहाँ बाहुल्यता है। ये पूरे के पूरे बिंदुओं का जो अध्ययन करना है वो प्राकृतिक संसाधनों के रूप में शामिल किया जाता है। और किसका रूप से? मानव भूगोल का। हालांकि देखिए इनका आर्थिक महत्व होता है और आगे जाके आर्थिक महत्व होने का इन सबका अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। लेकिन आर्थिक भूगोल किसकी शाखा है? मानव भूगोल की शाखा है। तो मानव भूगोल इनका अध्ययन अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। उसके बाद हम देखते कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम का मतलब है समय के अनुसार अध्ययन करना। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जो कुछ भी घटित हुआ है उसका अध्ययन समय के अनुसार करते हैं। भूतकाल का अध्ययन, भूतकाल का अध्ययन किसने किया? इतिहास में। जो गुजर गया उसका अध्ययन किसने किया जाता है? इतिहास में। और मानव भूगोल भी ऐसी ऐतिहासिक दशाओं का अध्ययन करता है। तो मानव भूगोल जो ऐतिहासिक दशाओं का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है? कालिक अनुक्रम कहलाता है। समय के अनुसार अध्ययन करने की प्रक्रिया मानव भूगोल में कालिक अनुक्रम के रूप में जानी जाती है। प्राचीन काल में मानव कैसा था? आदिम मानव था। सभ्यता के दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ था, गुफाओं में रहता था, नग्न अवस्था में रहता था, फल फूल कंदमूल खाता था, शिकार करता था। ये प्राचीन अवस्था थी। शिक्षा अशिक्षित था, अनभिज्ञ था, बाहरी संस्कृति के संपर्क में नहीं था, प्रकृति को माता के समान पूजता था। ये प्राचीन कालीन मानव का स्वरूप है। आजकल का मानव अध्ययन देखिए, सभ्यता के दृष्टिकोण से विकसित हो गया, शैक्षिक ज्ञान हो गया, शिक्षा का प्रसार हो गया, तकनीक का ज्ञान आ गया उसके पास। प्रकृति को पूजता नहीं है आजकल। प्रकृति को ऐसा मानता है कि नहीं, प्रकृति तो मेरे लिए बनी है और मैं अपनी इच्छा अनुसार इसका क्या कर सकता हूँ? प्रयोग कर सकता हूँ। तो पहले के मानव में आज के मानव में जो परिवर्तन आया है ना, ये अचानक नहीं आया। ऐसा नहीं कर सुना, इसको बदलने के लिए बहुत लंबा समय लगा है। और बदलने के लिए जो लंबा समय व्यतीत हुआ है वो ही इसमें शामिल किया जाता है, कालिक अनुक्रम के रूप में शामिल किया जाता है। सांस्कृतिक स्वरूप या सांस्कृतिक परिदृश्य। देखिए मनुष्य क्या करता है? अपने लिए जो कुछ भी करता है वो प्रकृति में परिवर्तन करके करता है। मानव प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके प्रकृति में बदलाव करता है और बदलाव करने से उसकी आवश्यकताएं क्या होती है? पूरी होती है। तो मानव के द्वारा प्राकृतिक दशाओं में परिवर्तन करने के बाद में जो भी स्वरूप हमारे सामने आता है वो सांस्कृतिक स्वरूप के रूप में या सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में जाना है। मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ किया, खनिज निकालना प्रारंभ किया, खाने को दी उसने, नहर बनाई, सुरंग बनाई, पुल बनाई। हम ऐसा देखें कि उसने उद्योग धंधे स्थापित किए, यातायात किया, परिवहन किया, संचार का विकास किया, तकनीकी को बढ़ाया। ये सारा क्या है? मानव के द्वारा प्राकृतिक दशाओं में परिवर्तन करने की ही तो प्रक्रिया है। इस मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है, इस पेन के लिए निश्चित रूप से कुछ प्राकृतिक संसाधन काम में आए होंगे और मैंने मतलब मनुष्य ने बनाया तो नई चीज हमारे सामने आई ना। तो ये भी सांस्कृतिक दृश्य का, सांस्कृतिक परिदृश्य का भाग। तो मनुष्य जो कुछ भी करता है धरातल प्राकृतिक दशाओं में जो कुछ भी परिवर्तन करता है, चाहे वो रचनात्मक रूप से हमारे सामने आए या फिर विनाशकारी रूप में हमारे सामने, लेकिन निश्चित रूप से हमारे सामने कोई न कोई नया सांस्कृतिक दृश्य आने वाला है, सांस्कृतिक स्वरूप आने वाला है। मनुष्य ने पहाड़ों को तोड़ा, सुरंगें बनाई, खनिजों को निकालने के लिए खाने खोदी, तो निश्चित रूप से नुकसान तो हो रहा है प्रकृति को, लेकिन चीज हमारे सामने नहीं आई।
मनुष्य पहले खेती करना नहीं जानता था, सिंचाई करना नहीं जानता था, लेकिन उसने दशाओं को देखा, प्रकृति ने उसको जैसी दशाएं पैदा कर रखी थी उनका उसने उपयोग करने की सोची और खेती करना सीख गया, सिंचाई करना सीख गया। तो खेती करने से हमारे सामने रचनात्मक चीज आई ना, तो ये रचनात्मक चीजें वो सांस्कृतिक स्वरूप का भाव है। लेकिन खेती करने के लिए उसने पेड़ों को भी जलाया था। झूमी कृषि आपने नाम सुना होगा, पेड़ों को काटना, जलाना, कर्तन और दहन, तो वो विनाशकारी स्वरूप था। तो वो विनाशकारी स्वरूप था, वो भी सांस्कृतिक उद्देश्य का भाग है। और कृषि करके खाद्यान्न उत्पादित करने लग गया, वो रचनात्मक स्वरूप में सांस्कृतिक। तो जो कुछ भी चाहे रचनात्मक हो या विनाशकारी या विध्वंसात्मक विनाशकारी हो, सबका सब इसमें शामिल किया जाता है, सांस्कृतिक स्वरूप में, सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में शामिल किया जाता है। समायोजन करने की प्रक्रिया प्रादेशिक संगठन की प्रक्रिया। समायोजन बोल दो चाहे प्रादेशिक संगठन बोल दो चाहे अनुकूल बोल दो, एक ही बात। समायोजन का मतलब है अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेना। हम किस प्रकार से प्रकृति के साथ में समायोजन करते हैं। गर्मी का मौसम आ गया, अब गर्मी के मौसम में तो ऐसा नहीं कि ऊनी कपड़े पहन रहे हैं या गर्म कपड़े पहन रहे हैं। आप इस समय जैसे मान ली गर्मी का मौसम है, तो अब क्या हम स्वेटर जर्सी वगैरह पहन सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें गर्मी के हिसाब से समायोजन करना पड़ेगा। सर्दियों में क्या हम सूती वस्त्रों में रह सकते बिना गर्म कपड़ों के? नहीं, क्योंकि हमें उस कंडीशन के हिसाब से समायोजन करना पड़ेगा। तो मानव शुरू से अपने प्रारंभ काल से समायोजन करते हैं। खाने पीने के लिए कुछ नहीं था तो कंद फल खाता था, फिर थोड़ी ज्यादा उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई तो जानवरों का शिकार करने लग गया, फिर उसने गाड़ी का आविष्कार किया, फिर उसने आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार। तो जैसे जैसे बढ़ता गया, जैसे जैसे दशा इसके सामने आई, उसने समायोजन किया, और समायोजन करने के दौरान उसने बहुत सारी दशाओं तो प्राकृतिक दशाओं में, प्राकृतिक दशाओं के अनुसार अपने आप को ढाल लेने की जो पूरी प्रक्रिया है वो समायोजन में या प्रादेशिक संगठन के रूप में शामिल की जाती है। और अंत में हम चर्चा करेंगे पड़ोसी देशों क्षेत्र या क्षेत्रों के साथ संबंधों के, कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ में कैसे संबंध है। किसी भी क्षेत्र के लोगों का अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों से संबंध अवश्य होता है, वो सकारात्मक है या नकारात्मक। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है बच्चों, ये सारी की सारी प्रक्रिया है, ये मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में शामिल की जाती है। और यही मानव भूगोल का क्या है? अध्ययन क्षेत्र है। तो ये मानव भूगोल का अध्ययन बहुत व्यापक है। मेन बिंदु तो आपके सामने यही है, लेकिन बिंदुओं के अंदर एक बहुत बड़ा अध्ययन क्षेत्र छुपा हुआ है, और इस पूरी की पूरी चीजों की चर्चा हम कहाँ करने वाले? मानव भूगोल। तो ये आज का हमारा टॉपिक था मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र या मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। ध्यान सुनने के लिए धन्यवाद।